जो हमने वीडियो बनाई थी इसके पहले, उसमें हमने पदार्थ की तीनों अवस्थाओं को देख लिया था ना। अब जो है संपीड़ितता, उसकी अगली हेडिंग जो है हमारी संपीड़ितता के बारे में पढ़ेंगे और वीडियो को आगे ले चलते हैं, ठीक है। तो आइए देखते हैं संपीड़ितता क्या होती है। संपीड़ितता देखिए मेरे भाई क्या है। द्रव्य, द्रव्य मतलब पदार्थ जो होता है, पदार्थ को दबाने की क्षमता। मतलब जो कोई पदार्थ है मेरे भाई, उसके जितना दबा सकें आप, जितनी वो सहन शक्ति हो कि वो दब जाए, जितनी दब जाए वो, ठीक है। तो वो दबाने की जो क्षमता होती है उसकी संपीड़ितता कहलाती है, ठीक है भैया। अगर कोई चीज है, आप जिसे जितना ही दबा सकें, जितना दबा सके उसे, उसकी वो संपीड़ितता कहलाती है, ठीक भैया। तो क्या है भैया कि गैस की संपीड़ितता, दबाने की संपीड़ितता जो है मेरे भाई, संपीड़ितता जो है वो दबाने की क्षमता को ही कहते हैं, ठीक है। ठोस वह द्रव की तुलना में बहुत अधिक होती है। अगर ठोस को आप दबाएंगे भैया, ठोस किसी ठोस वस्तु को ले लीजिए, आप दबाइए तो वो पूरी तरह दबेगा नहीं। क्यों भैया, दबेगा नहीं, दबेगा ना जी। उसके बाद क्या भैया, अगर द्रव जो है, द्रव मतलब लिक्विड पानी को अगर आप दबाएंगे भैया तो वो तो तुरंत दब जाएगा ना। तो वही कह रहा है मेरे भाई कि गैस की संपीड़ितता, ठोस व द्रव, मतलब द्रव भी दब जाएगा, लेकिन जो गैस है मेरे भाई वो सबसे ज्यादा है की तुलना में बहुत अधिक है। मतलब गैस जो जितना दब सकती है मेरे भाई, जितना दबा सकते हैं उसे आज दबा के, या किसी आप अगर आपके घर में देखिए सिलेंडर यूज होता हुआ गैस का, जिस पे आप खाना, आपकी माता जी का खाना बनाती हैं, तो वो यूज होता होगा। तो उसमें देखिए भैया वो रहता बहुत छोटा है, लेकिन उसमें कि 20 से 22 लीटर जो है, या 18 लीटर जो भी है, आप उसमें गैस भर सकते हैं। लेकिन अगर वही पानी रखना हो उसमें तो वो नहीं आएगा, या फिर कोई ठोस वस्तु, वो उस तरह नहीं दबा के भर सकते आप जितना आप गैस को भर सकते हैं। तो वही कह रहा है कि गैस की जो संपीड़ितता है मेरे भाई, वो ठोस और द्रव से अधिक होगी, ठीक। तो ये रही हमारी भैया संपीड़ितता। तो अब संपीड़ितता तो आपको समझ में आ गया होगा और दिख रहा होगा अच्छे से, तो आप लिख लीजिए। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो देखिए उसके बाद जो है हमारी भैया गतिज ऊर्जा, क्या है मेरे भाई, गतिज ऊर्जा। अब गतिज ऊर्जा किसे कहते हैं, अब मेरे भाई गतिज ऊर्जा किसे कहते हैं, आइए गतिज ऊर्जा को देखते हैं। देखिए गतिज ऊर्जा क्या है कि जिन वस्तुओं की अपनी गति के कारण जो कार्य करने की क्षमता होती है, मतलब ये जो जो स्वयं से गति करके कार्य करने की क्षमता होती है, जिस वस्तुओं में स्वयं से गति करने की, अभी पानी गिरा दीजिए मेरे भाई, तो वो धीरे धीरे जिस तरफ से, अगर फर्श आपका ढाल पे है तो वो ढाल की तरफ बहता जाएगा। तो वो कार्य करने की क्षमता जो स्वयं में होती है मेरे भाई, वो क्या कहता है, कहलाती है भैया गतिज ऊर्जा। उस वस्तु की गतिज ऊर्जा कहलाती है, ठीक है भैया। जिन वस्तुओं की अपनी गति के कारण जो कार्य करने की क्षमता होती है, वो गति, उस वस्तु की गतिज ऊर्जा कहलाती है ना मेरे भाई। क्या भैया, उस वस्तु की गतिज ऊर्जा कहलाती है, ठीक है मेरे भाई, गतिज ऊर्जा कहलाती है। अगर आप कहीं भैया बोल्डर अगर ले लीजिए, ऊपर से गिरा दीजिए बोल्डर, तो वो देखिए कहीं नीचे जाके एक जगह रुक जाएगा। वो जो उसकी गति होती है मेरे भाई, वो उस कार्य करने की जो क्षमता है भैया अपने ऊपर से नीचे आ रही है, वो गति, उसकी गतिज ऊर्जा कहलाएगी, ठीक मेरे भाई। अगर किसी चीज को आप ले लीजिए, गेंद को ले लीजिए मेरे भाई, गेंद को देखिए जब फेंकते हैं आप, कैच करके फेंकिए या फिर फील्डिंग कर, मतलब जब क्रिकेट होता रहता है मेरे भाई, तो उससे फील्डिंग करते हैं, मतलब जो प्लेयर लगे होते हैं उससे रोकते हैं, रोकने के बाद जब फेंकते हैं उससे भैया गेंद को, तो वो उस वस्तु की, मतलब वो गेंद की गतिज ऊर्जा ही होती है। या बैट्समैन, जब मेरे भाई बैट्समैन वो गेंद को खेलता है या मारता है, तो जब उसके बाद वो बैट से लगने के बाद जब जाती है गेंदा मेरे भाई, तो वो उस गेंद की जो है वो गतिज ऊर्जा ही रहती है। तो वो कार्य करने की क्षमता जो होती है भैया उस वस्तु की, उसे ही गतिज ऊर्जा कहते हैं, ठीक। उसके बाद देखिए मेरे भाई क्या है कि ठोस के कणों की गति में सबसे कम होती है। अगर ठोस हो मेरे भाई और पत्थर आप छोड़ दीजिए, तो वो उसमें गतिज ऊर्जा उतना नहीं रहती। वही कह रहा है कि ठोस के कणों की गति सबसे कम होती है, जबकि गैस के कणों की गति सबसे अधिक होती है। गैस आप देखें, गैस को देखा नहीं जा सकता मेरे भाई, उनको महसूस किया जा सकता है, हवा को महसूस कर सकते हैं, लेकिन देख नहीं सकते। तो इसमें जो है गतिज ऊर्जा बहुत अधिक होती है, ठीक। ठोस की अपेक्षा तो बहुत ही अधिक होती है मेरे भाई। इसी कारण से ठोसी अवस्था में गतिज ऊर्जा सबसे कम है। ठोसी अवस्था में मतलब जो मेरे भाई, अगर कि कोई ठोस पदार्थ आप ले लीजिए, उसमें जितनी गतिज ऊर्जा होगी उसकी अपेक्षा उससे ज्यादा मेरे भाई द्रव में होगी, ठीक है। द्रव की जो गतिज ऊर्जा होगी ठोस से अधिक होगी, और उससे भी अधिक गैस में होगी, क्योंकि भाई गैस की जो गतिज ऊर्जा होती है वो सबसे अधिक होती है। तो ये रहा मेरे भाई कि गतिज ऊर्जा जो क्या है, तो गतिज ऊर्जा हमने ये बता रखा है। तो यहां से देखिए मेरे भाई,
यहाँ से जो है, यहाँ से यहाँ तक की गतिज ऊर्जा की डिफिनेशन है, आप लिख लीजिए। उसके बाद से एक्स्ट्रा पॉइंट है मेरे भाई, ये जो है आपका, ये जो है मेरे भाई ये एक्स्ट्रा पॉइंट है, तो इसे भी आप नोट कर लीजिए जो हमने अभी बताया है, क्योंकि इसमें से भी क्वेश्चंस पूछ लेते हैं कि बताइए कि सबसे अधिक गतिज ऊर्जा किस अवस्था में होती है, या फिर ठोस में होती है, गैस में होती है, या द्रव में होती है। तो यहाँ से अगर आप यहाँ से यहाँ तक देख लेंगे आप, या पढ़ लेंगे, या जो है से अच्छे से देख लीजिए और नोट्स में अपने उतार लीजिए, तो इसमें से आप 3 प्रश्न दे सकते हैं। पहला कि किस में सबसे अधिक होगी, और किससे उससे कम किस में होगी, या सबसे कम किस में होगी, सबसे ज्यादा किस में होगी गतिज ऊर्जा। तो आपके 3 प्रश्न यहाँ से यहाँ तक में निकल आएंगे। इसे अच्छे से देख लीजिए, और आपको समझ में आ गया हो तो आप स्क्रीनशॉट लेके आप ले लीजिए स्क्रीनशॉट, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है भैया, तो चलिए अब देखते हैं जो है घनत्व। घनत्व क्या होता है? तो भैया घनत्व क्या होता है ये आइए देखते हैं। तो जो है भैया किसी पदार्थ का घनत्व उसके प्रति इकाई आयतन के द्रव्यमान के बराबर होती है। अगर भैया जो कोई वस्तु है उसकी प्रति इकाई जो है, एक इकाई उसके आयतन के द्रव्यमान के बराबर होती है। क्या होती है भैया? आयतन के जो द्रव्यमान होता है, उसका आयतन का द्रव्यमान होता है भैया, उसके बराबर होती है। तो भैया वही है किसी पदार्थ का घनत्व, भैया घनत्व उसके प्रति इकाई आयतन के द्रव्यमान के बराबर होती है। क्या होती है मेरे भाई? आयतन का जो द्रव्यमान होता है उसके बराबर होती है। ठीक। और क्या भैया घनत्व का एक फार्मूला जो है मेरे भाई क्या होगा? घनत्व का फार्मूला होगा मेरे भाई द्रव्यमान बटे आयतन। क्या होगा? द्रव्यमान बटे आयतन। अगर द्रव्यमान हमारा किलोग्राम में है, क्या है मेरे भाई? द्रव्यमान अगर हमारा किलोग्राम में है तो आयतन क्या होगा भैया? मीटर क्यूब में होगा। आयतन भैया क्यूब में होगा। ठीक है। अगर यही हम मीटर को ऊपर ले जाना चाहें भैया तो किलोग्राम मीटर पावर -3 हो जाएगा। ठीक है भैया, ये देखिए ये 3 जब ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। ठीक। और यही भैया ग्राम में जब रहेगा तो ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। तो वही चीज है मेरे भाई कि ये घनत्व का फार्मूला है। अगर 1-2 क्वेश्चंस पे आएंगे तो आप कर लीजिएगा। ठीक है, इसे हाईलाइट कर लीजिए। ठीक। इसके बाद क्या है मेरे भाई कि गलन क्या होता है? गलन का सबसे सटीक और सीधा उदाहरण और सरल क्या है मेरे भाई कि आप बर्फ लीजिए और उसे ताप दे दीजिए भैया, नीचे से उसे हीट करिए, ताप दे दीजिए तो वो द्रव में बदल जाता है। भैया क्या किस में बदल जाता है? जब ठोस मतलब जो बर्फ रहता है मेरे भाई वो ठोस में रहता है, लेकिन जब उसे गर्म करते हैं मेरे भाई तो वो द्रव में बदल जाता है। तो गलन का सटीक और एकदम सरल उदाहरण बर्फ ही बैठ रहा है। तो गलन क्या होता है भैया? आइए देखिए थ्योरी के माध्यम से देखते हैं कि वह प्रक्रिया जिसमें कोई ठोस निश्चित ताप, हमने बताया ना भैया कि ताप दे दीजिए, निश्चित ताप, वह निश्चित दाब मतलब जितना प्रेशर पड़ेगा भैया दाब, ठीक है, वह द्रव अवस्था में परिवर्तित होने लगता है। अगर निश्चित ताप और निश्चित दाब अगर कोई चीज देंगे किसी ठोस को मेरे भाई, किसी ठोस को मेरे भाई निश्चित ताप दे दीजिए, मतलब निश्चित अवस्था में उसे गर्म कर दीजिए, या निश्चित अवस्था में उसे दाब मतलब प्रेशर करिए भैया कि दबाइए उसे। ठीक है, तो वह धीरे धीरे द्रव अवस्था में परिवर्तित होने लगता है। किसमें भैया? द्रव अवस्था में परिवर्तित होने लगता है। इस प्रकार की क्रिया को गलन कहते हैं। क्या कहते हैं भैया? गलन। अगर आप कोई ठोस अवस्था में है मेरे भाई, उसे ताप या दाब देके अगर आप उसे पिघला रहे हैं तो उसे क्या कहेंगे भैया? गलन कहेंगे। ठीक है। और देखिए जो है भैया कि ठोस कणों के बीच जो है मेरे भाई रिक्त स्थान कितना होता है मेरे भाई? जो ठोस अवस्था होगी उसमें रिक्त स्थान बहुत कम होता है। क्या होता है मेरे भाई? बहुत कम होता है। ठीक। ठोस अवस्था में मेरे भाई रिक्त स्थान बहुत कम होता है जो, और आकर्षण बल, और वही मेरे भाई द्रव अवस्था में जो है रिक्त स्थान क्या होगा? द्रव अवस्था में रिक्त स्थान सबसे अधिक होगा भैया। क्या होगा? सबसे ज्यादा होगा, सबसे ज्यादा होगा। और उसके बाद भैया ठोस अवस्था में आकर्षण बल जो होता है मेरे भाई कि वस्तु की जो छोटी छोटी कणें होते हैं आपस में किस प्रकार जुड़ी रहती हैं। ठीक है, तो आकर्षण बल में भैया ठोस में क्या होगा? ज्यादा होगा। क्या होगा? ठोस में ज्यादा होगा। ठीक। और वहीं द्रव में आकर्षण बल मेरे भाई कम होगा। क्या होता है? आकर्षण बल कम होता है। इसी कारण से अगर हम द्रव को कहीं भी रखते हैं तो वो बहुत तेजी से आगे बढ़ने लगता है। क्या भैया? बहुत तेजी से
आगे बढ़ने लगता है। और वहीं भैया ठोस और ठोस कणों के बीच भैया गतिज ऊर्जा भैया कम होगी। क्या होगी मेरे भाई? कम होगी। आप कहीं पे कोई भारी वस्तु रख लीजिए तो वो गति करेगी मेरे भाई, गति करेगी लेकिन बहुत कम। क्या है भाई? बहुत कम। वहीं गति द्रव में भैया गतिज ऊर्जा ज्यादा होगी। क्या होगी मेरे भाई? ज्यादा होगी। देखिए अभी आप अगर पानी लीजिए और उसे गिरा दीजिए, भैया पानी लीजिए उसे गिरा दीजिए, देखिए वो अपने आप ही अपना रास्ता बनाते हुए आगे बढ़ने लगता है, क्योंकि भैया उसमें गतिज ऊर्जा अधिक होगी, ठोस की अपेक्षा अधिक होगी। क्या होगी मेरे भाई? जो ठोस में गतिज ऊर्जा होगी वो द्रव में उससे अधिक होगी। ठीक है, तो ये रहा भैया ठोस के कणों के बीच में रिक्त स्थान कम होगा। ठोस में जो होगा भैया रिक्त स्थान कम होगा, आकर्षण बल ज्यादा होगा। भैया ठोस में जो कण होंगे उसमें आकर्षण बल क्या होगा मेरे भाई? ज्यादा होगा और गतिज ऊर्जा कम होगी। आप अगर ठोस कहीं पे रख देंगे मेरे भाई तो वो एक स्थान से बहुत मुश्किल से थोड़ा बहुत आगे बढ़ सकता है, नहीं तो वो वहीं रखा रहेगा। ठीक है, और वहीं भैया द्रव के जो कण है मेरे भाई उनमें रिक्त स्थान ज्यादा होगा। भैया द्रव जो होगा उनमें ठोस की अपेक्षा रिक्त स्थान ज्यादा होगा और आकर्षण बल कम होगा। द्रव जो होगा मेरे भाई उसमें ठोस की अपेक्षा आकर्षण बल कम होगा और गतिज ऊर्जा ठोस की अपेक्षा ज्यादा होगी। गतिज ऊर्जा मेरे भाई ज्यादा होगी क्योंकि रखी हुई वस्तु बहुत जल्दी से बढ़ती। तो भैया मेरे भाई ये घनत्व तो हो गया आपका, गलन हो गया, और ठोस कणों के बीच जो है भैया रिक्त स्थान आकर्षण बल और गतिज ऊर्जा, और फिर द्रव कणों के बीच भैया रिक्त स्थान आकर्षण बल और गतिज ऊर्जा। ये टॉपिक क्लियर हुई। आप को दिख रहा हो तो आप अच्छे से नोट कर लीजिए और स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले लीजिए ताकि हम अगली टॉपिक पे बढ़ सके। ठीक मेरे भाई? देखिए, तो अब मेरे भाई अगली हेडिंग क्या है मेरे? हिमीकरण है। क्या है मेरे भाई? हिमीकरण और क्वथन। क्या है मेरे भाई? हिमीकरण और क्वथन। तो हिमीकरण क्या है आइए देखते हैं। क्या है मेरे भाई? ताप कम करने पर, जब आप किसी वस्तु की ताप कम कर दीजिए या फिर कहीं वस्तु में जो भैया द्रव है आप उसका ताप कम कर दीजिए। ठीक, ताप कम करने पर किसी द्रव का ठोस में बदलना ही हिमीकरण कहलाता है। आप जल ले लीजिए, अभी आप भैया अगर पानी लेंगे तो वो सामान्य ताप में मेरे भाई वो द्रव अवस्था में रहेगी। यही चीज अगर हम फ्रिज में रख दें, उसे कहाँ रखेंगे मेरे भाई? फ्रिज में रख दिए तो वो वहाँ ताप क्या करता है? कम करता है। क्या करता है भैया? टेम्परेचर को कम करता है वहाँ पे, जो वही पानी हमारा बर्फ में बदल जाता है। क्या बदल जाता है भैया? बर्फ में बदल जाता है। जब ताप कम करेंगे भैया, ताप क्या करेंगे मेरे भाई? ताप कम करेंगे तो द्रव क्या होगा मेरे भाई? जो द्रव में रहेगा वो बर्फ मतलब भैया बर्फ में बदल जाएगा, जो ठोस अवस्था में चली जाएगी। हिमीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे भाई? से हिमीकरण कहते हैं। क्या कहेंगे भैया? हिमीकरण कहेंगे। जो भैया द्रव होता है, आप सबसे अच्छा भैया देख लीजिए, आपके घर पे अगर फ्रिज हो तो देख लीजिए, जो हम सामान्य ताप पे भैया अगर हैंडपंप से देखिए अगर जल निकाल के लाएं भैया तो उसे अगर बाहर हम रखें सामान्य ताप पर तो वो द्रव अवस्था में रहेगी। किस में रहेगी भैया? द्रव अवस्था में रहेगी। लेकिन वही अगर हम फ्रिज, जो हमारे पास फ्रिज है भैया, फ्रिज में अगर रख दें, वहां पे टेम्परेचर क्या करता है मेरे भाई? कम करता है। सामान्य ताप से वहां टेम्परेचर कम करता है। ठीक है, वही चीज द्रव जो है मेरे भाई बर्फ में मतलब हिमीकरण करके वो बर्फ मतलब ठोस में बदल देता है। क्या भैया? ठोस में बदल देता है। तो ये रहा मेरे भाई हिमीकरण। मतलब हिमीकरण बर्फ या द्रव को ठोस में कैसे बदलते हैं, तो वो हिमीकरण के द्वारा किया जाता है भैया, कि द्रव को ठोस में बदला जाता है। ठीक, और उसके बाद भैया क्वथनांक। अब जो है मेरे भैया ठोस जो है द्रव है जो है उसे क्वथनांक मतलब क्वथनांक किसे कहते हैं? वो देखिए क्या है कि भैया जब वह प्रक्रिया जिसमें किसी द्रव, क्या भैया? किसी द्रव का दाब, किसी द्रव का दाब वायुमंडल के बराबर होता है। क्या भैया? जब वायुमंडल का जो हमारा दाब है, अगर किसी द्रव का दाब वायुमंडल के दाब के बराबर हो जाए, वायुमंडल का जो दाब है मेरे भाई, वायुमंडल का दाब है उसके बराबर हो जाए, तब वह द्रव उबलने लगता है। क्या होता है मेरे भाई? उबलने लगता है। तब वह प्रक्रिया क्वथनांक कहलाती है। क्या कहलाती है भैया? क्वथनांक कहलाती है। जैसे भैया हम अगर खाना बनाते हैं तो हमारे पास जो कुकर होता है, क्या होता है मेरे भाई? कुकर होता है। कुकर होता है, अगर इसमें भैया खाना बनाना हो तो क्या होता है? जब वायुमंडल दाब के बराबर मेरे भाई कुकर में अगर खाना बनाता हो तो क्या होता है भैया? कम समय लगता है। क्या भैया? कम समय लगता है। कम समय लगता है मेरे भाई, क्योंकि देखिए कुकर में आप अगर भोजन बना रहे हो या पका रहे हो भैया, देखे होंगे कि उसमें 2 या 3 सीटी लगने के बाद भैया ये होता है कि पक गया, निकाल लीजिए या बंद कर दीजिए, इसमें भैया का भोजन पक गया। ठीक है, अगर वही चीज़ आप कढ़ाई में बनाइए भैया, कढ़ाई में बनाए तो वो अधिक समय लेगा। भैया खुला चीज़ रहेगा
क्या भैया, कढ़ाई में जब बनाएंगे आप तो वो ऊपर से खुली रहेगी, ठीक। तो वो जो है भाप जो है या फिर जो उबलता है तो भाप निकलता है भैया, वो बाहर निकला जाएगा। तो वो उसमें कुकर की अपेक्षा वो अधिक समय लेगा। अगर आप वही चीज अगर कुकर में बनाएं भैया, कुकर में बनाएं तो वो कम समय लेगा, ठीक है। क्वथनांक मतलब कम समय लेगा, मतलब ये जो क्वथनांक बता रहा है कि वायुमंडल दाब के बराबर होता है, ठीक। तो जो मेरे भाई की कुकर में अगर बनाएंगे तो जल्दी पक जाएगा भोजन हमारा, और कढ़ाई में बनाएंगे तो अधिक समय लेगा। उसके साथ देखिए, आइए एक और देख लेते हैं कि द्रव के कणों के बीच जो है, द्रव के कणों के बीच मेरे भाई रिक्त स्थान, आकर्षण बल और गतिज ऊर्जा, ठीक। और इधर मेरे भाई गैसों के कणों के बीच क्या है, रिक्त स्थान, आकर्षण बल और गतिज ऊर्जा, ठीक है मेरे भाई। तो क्या होगा कि जो द्रव के कणों के बीच होंगे मेरे भाई, क्या होंगे कि द्रव के कणों के बीच जो है मेरे भाई, क्या होगा कि द्रव के कणों के बीच जो है रिक्त स्थान क्या होगा मेरे भाई, मेरे भाई द्रव के कणों के बीच जो है रिक्त स्थान मेरे भाई क्या होगा, द्रव जो होगा मेरे भाई उसके उसमें रिक्त स्थान क्या होगा, कम होगा। वहीं भी एक गैस में जो है रिक्त स्थान क्या होगा, जो हमारे पास गैसीय अवस्था में जो वस्तु होंगी उनमें रिक्त स्थान क्या होगा मेरे भाई, ज्यादा होगा। क्या होगा, ज्यादा होगा, ठीक है मेरे भाई। गैसीय अवस्था में जो वस्तु रहेंगी भैया उनमें रिक्त स्थान ज्यादा होगा, ठीक। और आकर्षण द्रव में जो मेरे द्रव के कण जो होंगे मेरे भाई उनमें आकर्षण बल जो होगा मेरे भाई क्या होगा, ज्यादा होगा। क्या होगा मेरे भाई, ज्यादा होगा, आकर्षण बल ज्यादा होगा। और उसी जगह मेरे भाई क्या करेंगे, गैसों के जो कणों के बीच आएंगे मेरे भाई तो आकर्षण बल क्या होगा, इनमें कम होगा। क्या होगा मेरे भाई, कम होगा, आकर्षण बल कम होगा, जिसके कारण से ये बहुत तेजी से गति करते हैं या इनके कण बहुत दूर दूर रहते हैं, उनके बीच जो है आकर्षण बल बहुत कम होता है। और फिर देखेंगे भाई द्रव जो होता है, द्रव के कणों के बीच जो है मेरे भाई गतिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा क्या होगी, कम होगी। किसकी अपेक्षा, गैसों की अपेक्षा। मतलब गतिज ऊर्जा मेरे भाई कम होगी, किसकी अपेक्षा, गैसों के कण जो होंगे भैया, गैसीय अवस्था में जो भी वस्तु होंगी भैया उनके कण में गतिज ऊर्जा ज्यादा होती है। क्या होती है मेरे भाई, गतिज ऊर्जा ज्यादा होती है। तो ये रहा मेरे भाई हिमीकरण, फिर क्वथनांक, और उसके बाद द्रव के कणों के बीच जो है रिक्त स्थान, आकर्षण बल और गतिज ऊर्जा। और इधर मेरे भाई गैसों के कणों के बीच रिक्त स्थान, आकर्षण बल और गतिज ऊर्जा। तो इतना तो आप सबको, हमें लगता है इतना तो समझ में आ ही गया होगा कि भैया हिमीकरण क्या होता है और क्वथनांक क्या होता है, फिर द्रव के बीच, द्रव के कणों के बीच में रिक्त स्थान कितना मतलब कम होता है ज्यादा, या फिर आकर्षण बल या गतिज ऊर्जा, फिर गैसों के कणों के बीच रिक्त स्थान, आकर्षण बल और गतिज ऊर्जा। इतना तो आई होप इतना तो समझ में आ ही गया होगा आप सबको। तो अगर समझ में आया हो तो नोट्स ये उतार लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम अगली टॉपिक पे बढ़ते हैं, ठीक। तो देखिए भैया, ये तो जो हमारी जो हेडिंग थे वो क्लियर हो गई। अब देखिए जो ठोस है, द्रव और गैस, क्या करेंगे भैया, जो ठोस है अगर ठोस को हम उष्मा दें भैया, ठोस को अगर हम उष्मा दें, उष्मा, ठीक। अगर ठोस को हम उष्मा दें तो वो किस में परिवर्तित होगा मेरे भाई, द्रव में। किस में परिवर्तित होगा, द्रव में। अगर हम ठोस को उष्मा देंगे मेरे भाई तो वो द्रव में परिवर्तित होगा। और फिर जब हम द्रव को उष्मा देंगे, क्या भैया, द्रव को उष्मा देंगे जब हम, उष्मा मतलब गर्म करेंगे भैया, जब द्रव को उष्मा देंगे तो वो किस में परिवर्तित हो जाएगा, गैस में। किस में, गैस में। मेरे भाई जो ठोस को हम उष्मा देंगे तो वो द्रव में परिवर्तित होगा, और द्रव को जो हम उष्मा देंगे मेरे भाई तो वो गैस में परिवर्तित हो जाएगा, ठीक। और इसके जस्ट विपरीत मेरे भाई क्या होगा, अगर गैस, गैस का मतलब समझ रहे हैं, भाप। अगर जल को हम भैया अगर उष्मा दें तो वो भाप के रूप में परिवर्तित हो जाता है। यहाँ हम सिर्फ इतना समझिए, गैस का मतलब भाप। जो अगर हम द्रव मतलब अगर जल को उष्मा देंगे तो भाप बन के उड़ता है मेरे भाई, भाप बनता है। तो उसी भाप को जब हम ठंडा करेंगे, शीतल मतलब ठंडा करेंगे जब मेरे भाई, जब शीतलता मतलब टेम्परेचर उसका कम करेंगे, शीतल मतलब ठंडा करेंगे, उसी में भाप को जब ठंडा करेंगे भाई तो वो किस रूप में आ जाएगा, द्रव के रूप में आ जाएगा। किसमें, द्रव के रूप में आ जाएगा भैया। जब गैस मतलब वो भाप जो द्रव की जो भाप होती है उसे जब हम ठंडा करेंगे तो वो शीतल मतलब द्रव के रूप में आ जाएगा। और फिर इस द्रव को जब हम फिर ठंडा करेंगे, या फिर अब ठंडा करने का मतलब क्या मेरे भैया, फ्रिज में रख दीजिए।
अब इसी द्रव को फ्रिज में रख दीजिए। किस में रख दीजिए? फ्रिज में। तो क्या होगा कि वो द्रव अवस्था से अब ठोस अवस्था में चला जाएगा। किस अवस्था में भैया? जो द्रव अवस्था में रहेगा वो फिर ठोस अवस्था में चला जाएगा, मतलब बर्फ बन जाएगा। तो यही कह रहा भैया, गलन जो होता है, गलन होता है मेरे भाई जो, वो क्या करेगा? ठोस को द्रव में बदलेगा। किस में बदलेगा? ठोस को। भैया ठोस अवस्था में रहेगी, अगर कोई चीज अगर ठोस अवस्था में है तो अगर गलन होगा उसका भैया, गलाएंगे, अगर गलाएंगे भैया तो वो किस में बदल जाएगा? द्रव में। किस में बदल जाएगा? द्रव में परिवर्तित हो जाएगा। ठीक है। और हिमीकरण, हिमीकरण में क्या होगा भैया? जो द्रव अवस्था में रहेगा, जो आप द्रव अवस्था में रखेंगे जिस चीज को, अगर उसे हिमीकरण या ठंडा, हिमीकरण का मतलब ये शीतल या ठंडा करना, या हिमीकरण का मतलब यही होता है भैया कि किसी चीज को आप हिम हिम मतलब जमा दीजिए। हिम भैया बर्फ को भी हिम हिमगृह कहते हैं ना भैया। तो वही भैया कि जो द्रव है अगर उसे ठंडा करेंगे मेरे भाई तो वो किस में बदल जाएगा? ठोस में। किस में बदलेगा मेरे भाई? ठोस में बदल जाएगा। किस में? ठोस में बदला, हिमीकरण हो जाएगी उसकी। ठीक है मेरे भाई। उसके बाद भैया क्वथनांक जो है, क्वथन जो होता है मेरे भाई, क्या होता है? क्वथन जो होता है, क्वथन मतलब जो उबाल मारते हैं भैया, तो क्या कहेंगे? द्रव को जो भैया उबालेंगे या टेम्परेचर, वायुमंडल के ताप के टेम्परेचर के बराबर लाएंगे मेरे भाई, तो ये किस रूप में हो जाएगा? गैस के रूप में। किस रूप में हो जाएगा मेरे भाई? गैस के रूप में हो जाएगा। तो भैया ठोस को जब उष्मा देंगे तो क्या होगा? द्रव होगा। क्या होगा मेरे भाई? ठोस को जब उष्मा देंगे तो द्रव होगा, और फिर द्रव को जब उष्मा देंगे मेरे भाई तो गैस हो जाएगी। क्या हो जाएगी? गैस मतलब भाप बन जाएगा। ठीक। और उसी भाप को जब हम ठंडा करेंगे तो क्या होगा मेरे भाई? द्रव होगा। उसी भाप को हम ठंडा करेंगे तो द्रव होगा, और फिर द्रव को अगर हम ठंडा करेंगे मेरे भाई तो क्या होगा? ठोस मतलब बर्फ बन जाएगा, जो हम फ्रिज में रख के देख सकते हैं। ठीक मेरे भाई। और गलन जो होगा, गलन वो क्या है? ठोस से द्रव में बदलेगा। ठीक मेरे भाई। और हिमीकरण जो होगा वो द्रव को ठोस में बदल देगा, मतलब बर्फ बना देगा, जो जल रहेगा उसे ठोस कर देगा। ठीक है मेरे भाई। उसके बाद क्वथनांक जो है द्रव को गैस में परिवर्तित कर देगा। क्या कर देगा मेरे भाई? द्रव को गैस में परिवर्तित होता है। तो आज यहीं तक रखते हैं। उसके बाद अगला वीडियो में हम अगली टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे। आज इतना ही। समझ में आया हो तो इसे भी उतार लीजिए आप सब। वीडियो समझ में आया हो, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अपने साथियों तक शेयर करना ना भूलें। तब तक मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।